हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले पार्ट 1 देख ले एवं टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर सभी एमसीक्यू को बनाकर अपना मूल्यांकन कर ले। देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 2 से संबंधित पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज अर्थात क्राउन के अधीन कर दिया? जब 1857 की क्रांति हुई, जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर अत्यधिक अत्याचार शोषण हुआ, जिसके विरोध में 1857 की क्रांति हुई, तो अंग्रेज़ों की किरकिरी पूरे विश्व में हुई, यूरोप के अन्य देशों में हुई। इसमें सुधार लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ताज अर्थात क्राउन और ब्रिटिश ताज और क्राउन महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया? तो इससे पहले जो भी गवर्नर जनरल होते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते थे, लेकिन अब जो भी इसका नाम चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय जो कि ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। तो ये किस अधिनियम के तहत ऐसा किया गया? तो यह भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन ए। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो गवर्नर जनरल था उनको अब वायसराय कहा जाने लगा और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो ये भारत के प्रथम वायसराय, तो साथ ही ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम वायसराय। साथ ही इसका कार्यकाल देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1862, 1856 से 1862, और इसके कार्यकाल में 2 अधिनियम पारित हुए, एक 1858 का और 1861 का। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया? तो भारत के राज सचिव का पद भारत शासन अधिनियम 1818 के तहत सृजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1818। साथ ही जान लेंगे भारत राज सचिव क्या होता था। तो भारत का राज सचिव ब्रिटेन में एक ऑफिस था जो भारत के शासन को देखता था और वहाँ इनकी नियुक्ति होती थी, नाम था भारत के राज सचिव। अगला प्रश्न, भारत के राज सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद की गठन का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सदस्यीय। भारत के राज सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। और भारत के राज सचिव जो कि ब्रिटेन में एक ऑफिस होता था, वहाँ जो सचिव होते थे उसे भारत का राज सचिव कहा जाता था। साथ ही ये देखेंगे, और साथ ही यदि पूछा जाए कि भारत के राज सचिव जो 15 सदस्यीय किया गया या किस अधिनियम के द्वारा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो यहाँ से हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, और इसका विकास इस तरह से हुआ कि धीरे धीरे भारतीयों के उत्तरदायी शासन दिए जाने लगे। पहले तो कानून बनाने की प्रक्रिया में, फिर लेजिस्लेटिव में शामिल किया गया, फिर बजट में बहस करने, फिर मतदान देने, इस तरह से धीरे धीरे 1935 फिर 1947 में सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया भारतीयों को। यही भारत का संवैधानिक विकास है, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861।
1858 के 3 वर्ष बाद, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है वो 1856 से लेकर के 1862 तक है। 56 और 62 के बीच में 2 अधिनियम पारित हुए, एक 1858 में और दूसरा 1861 ईस्वी में। 1858 और 61 दोनों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में अधिनियम बने। तो इसका आंसर हो गया भारत शासन अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? इससे पूर्व ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। बंगाल के द्वारा जो कानून बनाई जाती थी वह मद्रास और बम्बई में भी लागू होता था, लेकिन जब उस समय की ज़रूरत पड़ी मद्रास के लिए अलग कानून, मद्रास के जो वहाँ के जो अनुकूल थे, वहाँ के जो कानून बनाए जा सकते थे वहाँ की स्थिति के अनुसार, मद्रास और बम्बई की स्थिति के अनुसार ये धीरे धीरे अंग्रेज़ों को समझ में आई। अतः वहाँ मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति दी गई, पुनः दी गई। इसे पूर्व में भी था, बाद में छीन लिया गया, लेकिन पुनः इन्हें विधायी शक्ति प्रदान की गई। और विकेंद्रीकरण बोले तो जो सत्ता का केंद्र होता है, जैसे कि उस समय सत्ता का केंद्र बंगाल था, बंगाल प्रेसिडेंसी था, लेकिन बम्बई और मद्रास को भी जब विधायी शक्तियाँ दी गई तो ये विकेंद्रीकरण का एक रूप है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था? तो उस समय ये दिया गया था किसको? वायसराय को। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 और राज्यपाल को 321 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और उस समय आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। किसको दी गई थी? किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दी गई थी। साथ ही हम लोग ये भी जान लेंगे अध्यादेश क्या होता है। जब सत्र में नहीं हो, विधानसभा या लोकसभा सत्र में नहीं चल रहा हो, उस समय किसी ऐसे विषय पे जब कानून बनाने की नौबत आ जाए जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, तो उस समय अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत आपातकाल में अध्यादेश जारी करने को वायसराय को अधिकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार एवं विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले तो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार भी किया गया और साथ ही विभागीय प्रणाली, इसको विभागीय प्रणाली का सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। विभागीय प्रणाली को एक और वर्ड से इसको संबोधित किया जाता है, पोर्टफोलियो का प्रारंभ। पोर्टफोलियो हुआ विभाग आवंटन किया गया, शिक्षा विभाग, कानून विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसी तरह का जो विभाग था, ये पहली बार भारतीय संविधान में जो विभाग का जो आवंटन है, बंटवारा है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ है, ये किस अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो ये 1861 के अधिनियम के द्वारा किया गया। जब 1861 के अधिनियम के द्वारा किया गया तो अब हम याद करेंगे 1861 में भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। आंसर हो गया ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1862 ईस्वी में किसने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया? तो 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 ईस्वी में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला प्रश्न,
किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? अभी अप्रत्यक्ष होगा, आगे चल के प्रत्यक्ष भी होगा, सबको ध्यान से देखते चलेंगे। अब प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो दो चीज़ 1892 में याद रखेंगे, एक तो बजट और दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। 1892 से याद करेंगे, दोनों मिलता जुलता वर्ड है। 92 बजट, 92 बजट 3-4 बार यदि हम लोग इसको बोल ले तो याद हो जाएगा। और साथ ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 92, 1892 भारत शासन अधिनियम 1892 में बजट और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न बजट से संबंधित है। पहली बार बजट की चर्चा, या फिर कह सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। यहाँ तो केवल बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन धीरे धीरे इसी को बढ़ा करके इस पर प्रस्ताव लाने और मतदान का भी अधिकार आगे चल के अगले अधिनियम में दिया गया। इस अधिनियम में बस बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। और अभी हम लोगों ने देखा 1862 में दो चीज़, पहला कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और दूसरा कि बजट से रिलेटेड, बजट में बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति। ये आंसर हो जाएगा इसका भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति है। मार्ले कौन थे? तो मार्ले भारत सचिव थे, मार्ले भारत सचिव। और मिंटो कौन थे? तो मिंटो इस समय वायसराय थे। कब? तो ये इसी में इसका आंसर छुपा है, भारत शासन अधिनियम 1909 में ही आया है मार्ले मिंटो सुधार, और इसी को भारत शासन अधिनियम का ही दूसरा नाम है। यहाँ प्रश्न में भी है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। से भी जाना जाता है का मतलब है अन्य नाम भी है, और अन्य नाम है भारत शासन अधिनियम 1909 और साथ ही मार्ले मिंटो। मार्ले कौन थे? तो मार्ले भारत सचिव थे। मिंटो कौन थे? तो मिंटो भारत के वायसराय थे। साथ ही हम ये देखेंगे कि मिंटो का कार्यकाल कब से कब तक, तो मिंटो 1905 से 1910 तक, ये भी याद रख लेंगे साथ साथ, 1905 से लेकर के 1910 तक। और ये अधिनियम कब आया? 1909 में आया। तो किसके कार्यकाल में आया? तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आया, इसीलिए इस अधिनियम का नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो अब धीरे धीरे भारतीयों को इससे पहले बजट पे बहस करने का, इससे उससे भी पहले कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधि शामिल किया गया था 1861 में। 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। अब धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, भारतीयों के अधिकार में विस्तार हो रहा है। पहले कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, अब जो है भारतीयों को विधि निर्माण में और प्रशासन दोनों में, विधि निर्माण में तो पूर्व में मिल चुका था, लेकिन प्रशासन में भी मिला, प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909, अर्थात मार्ले मिंटो सुधार के तहत विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया? अब धीरे धीरे भारतीयों को उत्तरदायी बनाया जा रहा है, भारतीयों को भी शासन प्रशासन में अब भागीदारी मिल रही है। तो किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 में के वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इसे संबंधित अगला प्रश्न है, वायसराय के जो कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले व्यक्ति थे जो वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया गया? केंद्र और प्रांत में जो कानून बनाने की जो शक्ति थी उसको बढ़ा दिया गया, किस विधेयक के द्वारा बढ़ा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो का सुधार भी बोलते हैं। इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इसे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले केवल बजट जो पेश किया जाता था उस बजट में जो पहले जो अधिकार दिए गए थे उसमें अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इससे पूर्व इस पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, लेकिन अब बजट में लोकहित के विषय पर विवेचना भी किया जा सकता था, साथ ही प्रस्ताव ला सकता था, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909। साथ ही हम लोग देखेंगे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है और साथ ही मुस्लिम उम्मीदवार के लिए केवल मुस्लिम ही वोट दे सकता है, यही था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और ये था भारत शासन अधिनियम 1909 अर्थात मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। इसीलिए मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन? तो मिंटो ने क्या किया? तो मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और मुस्लिम ही वोट देगा, अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। इसीलिए इसे सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। देखेंगे यहाँ पे दो है, एक था 1909 का, एक है 1919 का, और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें कंफ्यूज करने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ 1909 बड़ा या 1919 बड़ा? तो 1919 बड़ा, तो बड़ा नाम वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम बड़ा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, और मार्ले मिंटो दोनों दो वर्ड से ही बना है, मार्ले मिंटो तो छोटा वाला 1909। ये ट्रिक है, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। साथ ही फिर उसी प्रकार से यहाँ भी जो मॉन्टेग्यू है ये भारत सचिव थे उस समय, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय और मॉन्टेग्यू भारत सचिव, और इसी के समय में जो अधिनियम लाया गया इसे बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और साथ ही ये भी देख लेंगे कि ये जो लाया गया था तो कब लाया गया था, ये डायरेक्टली वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में इसे लाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई? इससे पहले हम लोगों ने अप्रत्यक्ष देखा था, दो प्रश्न था वहाँ पे, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और बजट, दोनों को 1892 से याद किए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 और बजट पर पहली बार बहस और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने 1892, और फिर आया है इस बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात हो रही है। और ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार किसके समय लाया गया था? तो ये मतलब किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी लागू कर दी गई? इससे पहले जो सांप्रदायिक निर्वाचन होता था ये मुस्लिमों के लिए था 1909 में, लेकिन 1919 आते आते 10 वर्ष बाद इसका विस्तार किया गया, और विस्तार में इसे सिख
पर भी लागू किया गया। सिख को जब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली दिया गया तो इसका मतलब है कि जिस एरिया में सिख है वहाँ केवल सिख ही उम्मीदवार हो सकता है और उसे सिख ही वोट दे सकता है, अन्य कोई नहीं। यही बात भारतीय ईसाई पर, आंग्ल भारतीय पर, यूरोपीय पे भी लागू होता था। ये किस अधिनियम के तहत किया गया ऐसा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की बात है तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919, इसे ही चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। साथ ही हम लोग यहाँ जानेंगे द्विसदनीय व्यवस्था क्या है। द्विसदनीय व्यवस्था, और ये भी केंद्र में, तो केंद्र में अभी भी दो सदन है, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा है। ये पहली बार जब केंद्र में लाया गया था तो ये किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। दो सदन कौन कौन? उच्च सदन और निम्न सदन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो भी विषय थे उसे केंद्र और राज्यों में बांटा गया। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा और कब? तो डेट भी याद रखेंगे, 1919 में। 1919 में कौन सा अधिनियम आया है? भारत शासन अधिनियम आया है, और इसे क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल जो केंद्र में था, सेंट्रल में था, और वहाँ का जो विधानमंडल था, विधानमंडल बोले तो वहाँ का जो भी लेजिस्लेटिव था, वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ये पहली बार किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है। तो द्वैध शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता था उस समय। एक था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित। और आरक्षित पे ब्रिटिशर्स का रूल लागू होता था, ब्रिटिशर्स उसका नियमन करता था, और जो हस्तांतरित होता था ये भारतीयों के लिए दिया जाता था। तो पहली बार प्रांत में जो छोटे छोटे प्रांत थे, चाहे वो बंगाल प्रांत हो, बिहार हो या अन्य कोई भी प्रांत हो, 1919 की बात है, कोई भी प्रांत हो, वहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। जो कम महत्व के विषय होते थे उसे हस्तांतरित में रखा जाता था, हस्तांतरित, और इस हस्तांतरित विषय पे भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार था। और जो अति महत्वपूर्ण विषय होते थे वे आरक्षित होते थे, और इस आरक्षित विषय पे ब्रिटिशर्स कानून बनाते थे। तो इस तरह से जब प्रांत में द्वैध शासन की लागू की गई तो पूछा जा रहा है ये किस अधिनियम के तहत ऐसा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया? उसी प्रश्न को इस तरह से भी घुमा के भी पूछा जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रांतीय विषय, जो प्रांतीय शासन था, प्रांत का जो शासन था, उसे दो भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित था और दूसरा हस्तांतरित था। आरक्षित पे ब्रिटिशर्स का रेगुलेशन चलता था और हस्तांतरित भारतीयों के लिए था, भारतीय जो प्रतिनिधि थे उसके लिए था। तो ये किस अधिनियम के तहत? तो हम लोगों ने देखा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ऐसा किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा किस अधिनियम के तहत? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन क्यों, इसको हम लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे कॉन्सेप्ट से।
तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रांत में जो जब द्वैत शासन लागू किया गया था तो उसे दो पार्ट में बांटा गया था, एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित पे ब्रिटिशर्स का रेगुलेशन चलता था और हस्तांतरित पर भारतीय प्रतिनिधि का। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार उत्तरदायी शासन किसी के लिए उत्तरदायी था, ये रिस्पॉन्सिबल था, इस शब्द का प्रयोग किया गया। कब? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? तो संघात्मक जो यूनियन गवर्नमेंट है इसकी स्थापना पहली बार कब की गई? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ और भी समझते चलेंगे। संघात्मक, संघ की यूनियन, पहली बार भारत को एक संघ माना, एक यूनिट माना, और उसके जो अंग थे उनके जो केंद्र अलग अलग पार्ट थे, चाहे बंगाल हो, अवध हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उसको भारत का अंग माना ब्रिटिशर्स। ये किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघात्मक सरकार की स्थापना का मतलब यही हुआ कि भारत एक संघ है और छोटे छोटे जो भी प्रांत थे जो भारत के अंग है। ये पहली बार कब स्वीकार किया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ऐसा स्वीकार किया गया। साथ ही जब संघात्मक शासन बना तो जो केंद्र स्तर पर तीन बड़ी संस्था बनी। पहला तो आरबीआई का गठन किया गया, साथ ही यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही अन्य कई जो केंद्र लेवल पे जो भी बड़ी संस्थाएं थी उसकी स्थापना की गई। देखते हैं अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, इससे पहले प्रांत में द्वैत शासन था। इसका मतलब हुआ कोई भी प्रांत हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, इस प्रांत को देखिए वहाँ पे द्वैत शासन था। एक तरफ तो ब्रिटिशर्स जो महत्वपूर्ण जो मामले थे उस पर ब्रिटिशर्स कानून बनाते थे, और जो हस्तांतरित जो कम महत्व के मामले थे उस पर भारतीय कानून बनाते थे। लेकिन ये पहली बार किस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई? इस तरह से भारतीयों के लिए एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना भी कहा जा सकता है। साथ ही भारतीयों के जो महत्व है वो बढ़ गया। अब केंद्र में भी द्वैत शासन लागू हुआ। एक तरह तो कम से कम तो कुछ मिला, इससे पहले तो ये भी नहीं मिलता था। आरक्षित विषय पे ब्रिटिशर्स कानून बनाते थे और जो हस्तांतरित विषय था इस पे भारतीय कानून बनाते थे, और ये केंद्र में पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ऐसा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना की गई? तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1937 में, और किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये इसकी स्थापना हुई है। स्थापना की बात स्थापना की गई है 1935 में। देखते हैं अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया? इससे पहले जो भी था उसमें सिख, ईसाई इत्यादि को शामिल किया गया था, और पहली बार निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित को, महिलाओं को और श्रमिकों को शामिल किया गया। यह है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है, और 1937 में संघीय न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उसकी स्थापना हुई है। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब संघात्मक सरकार, जब यूनियन की बात हुई तो तीन महत्वपूर्ण संस्था बना। एक तो इसमें संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बना, दूसरा आरबीआई बना, और साथ ही अखिल भारतीय यूपीएससी, अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग बना, यूपीएससी बना। तो इस तरह से तीन केंद्रीय संस्था का निर्माण हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। साथ ही याद रखेंगे, इसको रटना नहीं है, संघ के साथ ही संघ में केंद्र में कोई संस्था बनेगी। जैसे ही संघ की बात होगी तो पूरे भारत के लिए कोई महत्वपूर्ण संस्था बनेगी। ये तीनों महत्वपूर्ण संस्था इसी आधार पर बनाया गया, क्योंकि
पहली बार संघात्मक सरकार की संघात्मक प्रणाली की शुरुआत 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत वर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, को ब्रिटिश प्रांत से अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। और फिर नेक्स्ट सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कुछ प्रांतों में, जो कि वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं कि कुछ ही प्रांत में, चाहे वो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो कुछ प्रांतों में ही द्विसदनात्मक, दो सदन बाइकैम्बरलिज्म व्यवस्था की गई, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, यहाँ पे शासन ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा, शासन की जगह पे स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत वायसराय के पद को समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो दोनों डोमिनियन राज्य का अर्थ हुआ भारत एवं पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था, ये से सृजित किया गया। तो ये किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ गलती से शासन टैप हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्वतंत्रता होगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत वायसराय के पद समाप्त कर दिए गए और दोनों डोमिनियन राज्यों में पुनः गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। इसे 1858 से पूर्व भी गवर्नर जनरल था और ये 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भी गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत जो शाही उपाधि था, ब्रिटिश शाही उपाधि, भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, इससे पहले हम लोग देख चुके थे। वायसराय जो अध्यादेश की शक्ति जो मिला था, उसी से राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वायसराय को अलग शक्ति मिली थी और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। और जहाँ तक बात है वायसराय की शक्ति, तो वायसराय को जब शक्ति मिली थी, वो शक्ति था भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत आपातकाल में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो वायसराय के द्वारा। और ये है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, ये भारत शासन अधिनियम 1935। देखते हैं अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें संवैधानिक निरंकुशता मतलब संविधान पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, संविधान निरंकुश है, निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया भारत शासन अधिनियम
1935 के तहत, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। अखिल भारतीय जो भी बातें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है, चाहे वो अखिल भारत के रूप में एक यूनियन के रूप में भारत का शासन हो, या फिर आरबीआई की स्थापना हो, यूपीएससी की स्थापना हो, साथ ही अन्य कोई बातें हो, ये अखिल भारतीय को ही निरूपित करता, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात करता है। यह होगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में जो अवशेष शक्तियां दी गई थी ये गवर्नर जनरल को दी गई थी, ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए। भारत के जो संविधान है उसमें से 80% भाग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भी एक्ट लाया गया, जो भी अधिनियम बनाया गया, जो भी कानून बनाया गया, उसके 80% भाग अभी भी भारतीय संविधान में है और अन्य 20% भाग अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। इस तरह से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम लोगों ने 46 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो कि आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इसके MCQ को बना करके अपना सेल्फ एवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।